मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। संस्कृत के अर्वाचीन कवियों की परंपरा को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित है। आज की इस श्रृंखला में हम जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे उनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो पहले भी विषय बन चुके हैं, पहले भी एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा चुके हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप जिस स्टेट में एग्जाम दे रहे हो, ये कृति केवल उसी स्टेट की बपूती या धरोहर नहीं होती, ये कृति अन्य भी कहीं लगी होती है, ये रचनाकार अन्य भी कहीं के होते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं अन्य भी कहीं पढ़ाई जाती है। वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ पर जैसे मान लो हम राजस्थान की परंपरा की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के संस्कृत साहित्य में कृति लगी हुई है, लेकिन इन व्यक्तियों ने विश्व लेवल पर भी काम किया, इन लोगों ने नेशनल लेवल पर भी काम किया है, तो सवाल वहां से भी पूछे जा सकते हैं। बहुत से ऐसे रचनाकार हैं, ठीक है, अलग ढंग से भी, मतलब इन्होंने किसी और फील्ड में भी काम किया हो या अन्य स्टेट में भी कुछ दिनों पर पद पर इन्होंने काम किया है किसी संस्था के रूप में, किसी संस्था के पदाधिकारी के रूप में, तो उस स्टेट में भी उसका सवाल पूछा जा सकता है। तो आप विभिन्न प्रकार से अलग अलग स्टेट्स के जो सवाल बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, आपके लेवल के जो प्रश्न हैं, उन सारे के सारे प्रश्नों को इकट्ठा कीजिए, ठीक है। अन्यथा फिर किसी अनुभव व्यक्ति के साथ जुड़िए। हमने जो कलेक्शन किया हम भी इसी प्रकार से इस कलेक्शन को आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बिना किसी भूमिका के नंबर 1 की बात करते हैं कि मनोहर लहरी किस कोटि की कृति है। मनोहर लहरी नामक कृति के बारे में पूछा गया कि ये उपन्यास है, ये कथा है, ये आख्यायिका है, ये मुक्तक काव्य। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उपन्यास है, इसकी कैटेगरी क्या होती है, कथा क्या होती है, आख्यायिका क्या होती है, क्या आख्यान पर आधारित होती है, क्या व्याख्यान पर आधारित होती है। रामायण और महाभारत में बहुत से आख्यान उपाख्यान हमें देखने को मिलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल दुनिया के सर्वोत्तम नाटक की हम बात करते हैं, वो भी कहीं न कहीं शकुंतला उपाख्यान के ऊपर आधारित है। ऐसे महाभारत में बहुत प्रकार के उपाख्यान हमें देखने को मिलते हैं। मुक्तक काव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, पूरी की पूरी परंपरा हमें पता होनी चाहिए। केवल उत्तर तो मैं निकाल दूंगा, इसका उत्तर मुक्तक काव्य। ठीक है, मनोहर लहरी किस कोटि करती है, मुक्तक काव्य, मैंने कह दिया यहाँ पर। लेकिन मुक्तक काव्य कहने से पार नहीं पड़ेगी। मुक्तक काव्य क्यों है आपको देखना पड़ेगा, मुक्तक की कोटि क्या होती है आपको देखना पड़ेगा, कौन से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसके कारण से हम इसको मुक्तक कह देते हैं। ठीक है, फिर प्रबंध कोटि का काव्य कौन सा होता है, प्रबंध में क्या होता है जो मुक्तक में नहीं होता, बहुत डीपली जाना पड़ेगा यहाँ पर। कुछ चंद चीजें नहीं कि यहाँ पर मुक्तक होगी अगला सवाल यहीं से पूछा जाए, ऐसा नहीं। जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो हर चीज को आपको डीपली देखना पड़ेगा। गोविंद वैभवम ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष पूछा गया 1966, 77, 1947 या 1957, 1957। तो इसका जो सही उत्तर है गोविंद वैभवम का यह है 1957, 1957 में पूछा गया है। विक्रमी संवत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, विक्रमी संवत नहीं लगा है आगे, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जहां विक्रमी संवत लगा होता है वहां पर विक्रमी संवत को आधार बनाएंगे 57 वर्ष पहले, जहां सन लिखा होता है वहां 57 वर्ष के बाद की हम बात करेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर उसके आधार पर आप एक बार देख लें, क्योंकि आपको तो पता है ये कृति विक्रमी संवत का है, ये सन या फिर वैसा है, तो ये आप देख लेंगे। यहाँ पर सवाल ये कि गोविंद वैभव की रचनाकार कौन है। ठीक है, वैभव त्रय के रचनाकार। ये गोविंद वैभव जो है ये वैभव त्रय में से ली गई है। वैभव त्रय यानी 3 वैभव नाम से जो कृति लिखी गई है। सवाल आपको देखना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कौन है इनके रचनाकार। 1957 इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं यहाँ पर, प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया है, आपके लिए समस्यात्मक छोड़ रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, भट्ट साहब इतना मैं बता देता हूं, कौन से भट्ट है ये आपको देखना है। जर्मनी विद्वान द्वारा जोधपुर में से आकर किस विद्वान का सम्मान किया गया। जर्मनी विद्वान द्वारा जोधपुर में आकर किस विद्वान का सम्मान किया गया। ब्रह्मानंद शर्मा, गणेश राम शर्मा, नित्यानंद शर्मा और श्री राम दवे। 4 विकल्प, मतलब जर्मन से आकर के और जोधपुर में सम्मानित किया आकर के। ठीक है, कोई विदेशी व्यक्ति आकर के और भारत की धरती पर किसी विद्वान को सम्मानित करता है तो ऐसे ही तो नहीं रहा होगा, इसके पीछे बहुत फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, किसी विद्वता से कोई व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है कि अपना देश छोड़कर के दूसरे देश में सम्मान के लिए चला जाता है, बहुत कारण रहे होंगे इसके पीछे। 4 विकल्प आपके सामने, सही उत्तर नित्यानंद शर्मा। पंडित नित्यानंद शर्मा को यहाँ पर जर्मन विद्वान के द्वारा भारत की भूमि पर आकर के नमन किया गया, प्रणाम किया गया, नमस्कार किया गया, उनका सम्मान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं, राठौड़ दुर्गादास नामक कृति के रचनाकार कौन है। पंडित वृद्धिचंद शास्त्री, विद्याधर शास्त्री, विश्वेशनाथ रेव और पद्म शास्त्री। ठीक है, राठौड़ दुर्गादास। अब ये देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ है। कई बार ऐसा होता है कि सवाल पूछा जाता है कि मतलब संस्कृत परंपरा से, लेकिन क्वेश्चन जो बन रहा है वो एक इतिहास की परंपरा का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यदि जीवनी पढ़ते समय आपको ये ध्यान हो, जीवनी पढ़ते समय, कि एक ऐसा विद्वान है, एक ऐसा राइटर है जिन्होंने इतिहास पर काम किया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर काम किया है, इतिहास लेखन पर काम किया है, संस्कृत की पुस्तकें लिखी, लेकिन संस्कृत की पुस्तकों के साथ साथ इतिहास लेखन पर जिन्होंने शुद्ध रूप से काम किया, इनमें से यदि सवाल छांटना पड़े तो उस विद्वान का नाम होगा विश्वेश्वरनाथ रेव, क्योंकि रेव महोदय ने मतलब संस्कृत के साथ साथ विभिन्न प्रकार की अन्य परंपराओं पर भी काम किया है।
ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। और केवल इतना ही नहीं, ये दुर्गादास राठौड़ी नामक कृति की बात नहीं कर, और भी कृतियां इस विभाजन को लेकर भी जो कृति है, ठीक है, परंपरा को लेकर जो कृति है, राजस्थान की परंपरा से लेकर जो कृति है, उन पर भी इन्होंने काम किया। मैं बात कर रहा हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कृतियों की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। श्री तुकाराम चरितम के रचनाकार विश्वेश्वरनाथ रेऊ, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन और रेवा प्रसाद द्विवेदी। श्री तुकाराम चरितम, ऐसी कृतियां जो हैं, ऐसी जो कृतियां, आप तुकाराम की बात करते हो, अन्य किसी लौकिक व्यक्ति की बात करते हो, अन्य किसी संत की बात करते हो, अन्य किसी महात्मा की बात करते हो, तो ये जो परंपरा, या फिर अपने किसी जीवन, अपने पिता की बात करते हो, अपने पिता के ऊपर कृति लिखी, तो उनमें से जो व्यक्तित्व निखर करके उभर करके सामने आता है, वो आता है पंडिता क्षमाराव का। पंडिता क्षमाराव ने इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विद्वानों पर, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संत शिरोमणि विद्वानों पर भी कार्य किया है। अपने पिता के जीवन पर भी इन्होंने कृति लिखी है। कौन सी कृति अपने पिता के जीवन पर पंडिता क्षमाराव के द्वारा लिखी गई है, वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर उस कृति का नामकरण आपको देखना है, कृति का विषय आपको देखना है, उस कृति में किस स्थिति का या किस विषय का चित्रण किया, ये भी आपको देखना है। फिलहाल मेरा उत्तर हो गया पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव की अन्य कृतियों पर भी आपको गौर करना। किस विद्वान को आयुर्वेद भूषण की उपाधि दी गई है? शिवसागर त्रिपाठी, श्री राम दवे, हरिशास्त्री दाधीच और वी राघवन। 4 विकल्प आपके सामने, सही उत्तर हो गया पंडित हरिशास्त्री दाधीच। सभी प्रश्नों का मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, कोई जो सामान्य से प्रश्न है उनको हम सामान्य रूप में लेकर के चल रहे हैं। हरिशास्त्री दाधीच। नेक्स्ट को हम देखते हैं, पंडित गिरधर व्यास शास्त्री का जन्म स्थान इनमें से कौन सा? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या धौलपुर है? यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने इनके जीवन परिचय को पढ़ा है तो नॉर्मल सी बात है कि उदयपुर जो है इनकी जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया गया, तो इसका सही उत्तर आपके सामने हो गया उदयपुर। दुर्बल बलम नामक कृति किनकी है? 4 विकल्प, हरिनारायण शास्त्री, मथुरानाथ शास्त्री, विद्याधर शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री। संस्कृत में शास्त्रीय परंपरा आपको बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पहले प्राचीन काल की जो डिग्रियां थी शास्त्री और आचार्य की, वो मूल रूप से शास्त्री अपने आप में संस्कृत में हो गया, तो बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान हो गई परंपरा। फिर आगे तो अन्य उपाधियां तो मिलती रहती हैं, अन्य उपाधियां तो विभिन्न प्रकार से, ठीक है, तो एक उपाधि है ये। आज तो नाम के साथ भी लोग सरनेम के रूप में भी लगाते हैं, लेकिन मूल रूप से एक मतलब उपाधि है। जैसे आप 10th और 12th पास करते हैं, उसी प्रकार से शास्त्री की और की डिग्री संस्कृत में है। यहाँ पर जो अन्य लोग कई बार सवाल पूछ लेते हैं उनके लिए, आप लोगों को तो पता ही, आप तो इस परंपरा से आने वाले लोग हैं। सही उत्तर विद्याधर शास्त्री, क्योंकि दुर्बल बलम नामक जो कृति है, जो विद्याधर शास्त्री की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित वृद्धिधर शास्त्री के पिता का नाम? पंडित वृद्धिचंद शास्त्री के पिता का नाम? हरिनारायण शास्त्री, पंडित गणेश राम शर्मा, पंडित गणेश लाल शर्मा, ठीक है, और पंडित राधेश्याम शर्मा। देखिए, एक में गणेश राम है, एक में गणेश लाल है, ये अलग अलग व्यक्तित्व, ध्यान रखना, ठीक है। तो वृद्धिचंद शास्त्री जी के पिता का नाम है पंडित गणेश लाल शर्मा जी हैं, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन के रूप में मैं दिखा रहा हूं आपको कि पंडित गणेश राम शर्मा के कहानी संग्रह का नाम क्या है? पंडित गणेश राम शर्मा के कहानी संग्रह का नाम क्या है? पहले गणेश लाल शर्मा थे, अब की बार गणेश राम शर्मा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनका जो कहानी संग्रह मतलब संस्कृत कथा सागर है, संस्कृत कथाएं हैं, संस्कृत कथा निकुंजम है या संस्कृत कहानियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पंडित गणेश राम शर्मा की जो कहानियों का संग्रह वो है संस्कृत कथा निकुंजम, संस्कृत कथा निकुंजम। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इस कहानी का जो संग्रह है वो आपको दिखाई देगा, कौन सा? संस्कृत कथा निकुंजम। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार मिसप्रिंट में ये कहीं एक बार हो गया था, मुझे ध्यान है यहाँ पर, ऐसा कहीं एक बुक में देखने को मुझे मिला था। लेकिन ये इस तरह का यदि कोई हो, मिसप्रिंटिंग यदि कहीं हो, तो उसको थोड़ा आप सही कर लेना, ठीक कर लेना। इसका सही उत्तर है संस्कृत कथा निकुंजम, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। हम मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं किसकी? हमने चर्चा की है कहीं न कहीं संस्कृत परंपरा की। संस्कृत के अर्वाचीन कवियों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, संस्कृत के नवीन कवियों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। पूरी सीक्वेंस संस्कृत के नवीन कवियों की हमारे सामने उपस्थित हो चुकी है। लगभग 7 कड़ी जो हैं इसकी आपके सामने आ चुकी है। पूरी श्रृंखला लगभग 10 कड़ियों में ये विभक्त है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी कड़ी है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास समय नहीं कि एक ही सेक्शन में, मतलब यदि हम सारे के सारे कवियों को उसको दे देते हैं तो समय तो ठीक है, आपको लगता है कि एक दिन में पूरे का पूरा हो जाता है यहाँ पर, लेकिन बहुत से शिक्षार्थी, सबका IQ एक जैसा नहीं होता, सबका लेवल एक जैसा नहीं होता, टुकड़ों में किसी चीज की मांग करते हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हैं, छोटी छोटी चीजें, जिससे अगली जो कड़ी आपके तक पहुंचती है, अगला जो लेसन आप तक पहुंचता है, अगली क्लास होती है, तब तक लगभग 100% आप उसको हृदयंगम कर ले। पूरे कंप्लीट प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। संस्कृत के अर्वाचीन कवि, संस्कृत के जितने भी कवियों का परिचय है वो हमारी पुस्तक संस्कृत के मूर्धन रचनाकार में आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। अन्य कृति यदि आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। और यदि हमसे किसी भी तरह की मदद चाहते हैं तो किसी भी
रूप में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।